हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बात करेंगे। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं और बहुत टाइम पे ये रिपीट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई अलग क्वेश्चन है, कोई बहुत अलग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुए हैं। देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन दोस्तों गलती वहीं पर होती है जहाँ जो चीज़ हमें आसान लगती है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है कहीं ना कहीं कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आदमी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, मूंगफली प्लस अरहर गन्ना को मिला के जो फसल चक्र होता है उसकी क्रॉप इंटेंसिटी जो है, फसल सघनता, वो कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 150। याद रखिएगा, मूंगफली और अरहर और गन्ना का जो फसल चक्र होता है उसकी फसल सघनता जो है 150 होती है, यानी 150 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है डे न्यूट्रल। डे न्यूट्रल पौधे का मतलब होता है कि जिस पे प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब लाइट का जो टाइम है, फोटो पीरियड है जो, वो कितने टाइम तक उस प्लांट पे लाइट पड़ रही है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप के पौधे होते हैं, जैसे सूरजमुखी हो गया, इसमें सूरजमुखी आता है, मेनली डे न्यूट्रल प्लांट है सूरजमुखी। कपास हो गया, टमाटर हो गया, ये ऐसे पौधे होते हैं जिसमें सूर्य की जो अवधि है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, अन्न भंडारण से पूर्व धान्य फसलों में जो है नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, भंडारण जो है, भंडारण में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है भंडारण का, वो है नमी की उपस्थिति, नमी की मात्रा। अगर ज़्यादा नमी की मात्रा उपस्थित होगी तो फसल जो है, जो भंडारण जिस चीज़ का हम कर रहे हैं वो खराब हो जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं कीड़े लग जाएंगे, फफूंद लग जाएगा। इसलिए नमी जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और नमी की जो उचित मात्रा है, जो ऑप्टिमम नमी है जो हमें चाहिए, वो 10 से 12% नमी चाहिए किसी भी चीज़ के भंडारण के लिए। अगला एक क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं हम। तो इसमें है कि भारत में जो है प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी? तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो ये सबसे पहले जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हुई थी 1960 में। और ये जो जी.बी. पंत एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये पंतनगर में था, जो पहले उत्तर प्रदेश का भाग था। बाद में जो नया राज्य बना उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में चला गया ये पंतनगर। तो अभी जो फिलहाल में है ये जी.बी. पंत जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये पंतनगर में है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और ये 1960 में स्थापित हुई थी। उस टाइम पे ये पंतनगर जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था, यूपी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में कौन सी योजना जो है ग्रामीण युवकों के एकांतिक स्वरोजगार के लिए है? तो इसमें दोस्तों ये एक योजना है जो 1979 में स्टार्ट हुई थी, ट्राइसेम करके। ट्राइसेम जो योजना है, इसका उद्देश्य था कि युवाओं को व्यवसाय के लिए प्रेरित करना था। भाई, युवाओं को व्यवसाय के लिए प्रेरित करना था, व्यवसाय की दिशा में लेके जाना था। यह युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना साबित हुई थी। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अप्रगतिशील सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लिए संचार साधनों में सबसे अधिक विश्वसनीय कौन सा एक संचार साधन है? तो दोस्तों जहां बात हो रही है ग्रामीण क्षेत्र की, अप्रगतिशील मतलब जहां पे ज्यादा साधन नहीं है, अप्रगतिशील है, तो वहां पे अगर किसी चीज को हम देखिए, रेडियो के माध्यम से हम किसी चीजों को सुना सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। मुद्रित सामग्री, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र है, भाई पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्हें दिक्कत होती है। और वाणी, जैसे रेडियो में हम किसी चीज़ को सुनाए तो वाणी के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे समझाया नहीं जा सकता, लैंग्वेज का कुछ फर्क आ जाता है, कुछ ऐसा। तो प्रदर्शन एक ऐसा साधन है जिसे हम दिखा करके उनके सामने, भाई प्रदर्शन दिखा करके, साथ में वक्तव्य करके उन्हें हर चीज़ समझाई जा सकती है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण मतलब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। ये बहुत सारे बैंक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे IBPS का हो गया, आपका नाबार्ड का हो गया, इन सब में ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ये याद रखना है कि 19 जुलाई 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। 1969 हो जाएगा इसका आंसर। और डेट भी याद रख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में डेट भी काम आती है, 19 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन में जो है इनोकुलेशन, टीकाकरण के लिए कौन सा संबंधित राइजोबियम है? तो इसके लिए आपको याद रखिएगा, राइजोबियम जैपोनिका जो है ये सोयाबीन के लिए यूज करते हैं, सोयाबीन में इनोकुलेशन के लिए यूज करते हैं, राइजोबियम जैपोनिका इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरजमुखी जो फसल होती है वो कौन सी फसल होती है। क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि सूरजमुखी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तथा दोनों है। लेकिन इसमें अपन देखेंगे एक चीज़, छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत सारी जगह पे काम आएगी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि जिनके जो फ्लावर हैं साइज में स्मॉल हैं, स्मॉल साइज के जो फ्लावर होते हैं, जैसे सीरियल्स के फ्लावर हो गए बहुत स्मॉल होते हैं, तो ये जो होगा सेल्फ पॉलिनेटेड होगा। आप याद रखिएगा, एस एस ऐसे याद कर लीजिए। स्मॉल फ्लावर होंगे मैक्सिमम टाइम पे तो सेल्फ पॉलिनेटेड होगा। आप याद रखिएगा कि वो क्रॉस पॉलिनेशन उसमें संभव नहीं हो पाएगा। अपवाद भी है इसमें, लेकिन एक याद करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे देखिए इसमें अपनी ट्रिक काम कर जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसका फ्लावर काफ़ी बड़ा होता है, मतलब बड़ा फ्लावर है मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड। जिसका फ्लावर अगर बड़ा है, मान लीजिए बिग फ्लावर है, बिग साइज है, तो उसमें होगा पॉलिनेशन आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो इसमें आपको याद कर लेना है सूरजमुखी में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्योंकि फ्लावर का साइज बड़ा है तो इजीली क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि आधारित जलवायु प्रभाग मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है, इसका जो मूल विचार है, मतलब इसका जो फंडामेंटल सिस्टम है वो कहाँ से आया, किसने विकसित किया। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अपन को जो ऑप्शन दिया हो उससे ही सिस्टम समझ में आ जाता है। जैसे इसमें देखिए विश्व बैंक ने, अरे भैया एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्लाइमेटिक जोन है, बैंक को क्या लेना देना, तो ये तो होगा नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका, तो अमेरिका को भारत के क्लाइमेटिक सिस्टम से क्या मतलब है, भारत के एग्रीकल्चर से क्या मतलब है। खाद्य एवं कृषि संगठन और भारत सरकार, ये दो चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजन करने वाली है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं कि भारत सरकार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पर्वतीय मृदा मतलब हिली सॉइल, हिली रीजन में जो सॉइल है उसका निर्माण कैसे हुआ है, कौन सी चट्टानों से हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शिस्ट व बायोटाइट चट्टानों से, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो चट्टानें होती हैं मुख्यतः बायोटाइट चट्टानें होती हैं, उनसे जो मृदा बनती है वो जो हिली सॉइल्स बनती है वो इन्हीं चट्टानों के द्वारा बनती है, शिस्ट व बायोटाइट चट्टानों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आ जाता है। लाल गलन रेड रॉट कौन से फसल की बीमारी है। ये कौन सी फसल की बीमारी है, तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि रेड रॉट। आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने में जो बीज के जो उसके नोड्स होते हैं उसके पास में कहीं कहीं ये जो लाल लाल कलर के ऐसे धब्बे टाइप के बन जाते हैं, तो वो जो होता है कोलेटोटाइकम एक डिजीज़ है, कोलेटोटाइकम एक स्पीसीज़ है, उसके कारण होता है। और ये जो है गन्ना में होता है, गन्ना का प्रमुख रोग है, याद रखिएगा इसको, बहुत सारी जगह पे पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक की अनुपस्थिति में पर्णहरित क्लोरोफिल जो है नहीं बनता। तो ये आप याद रखिएगा कि जो मैग्नीशियम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्लोरोफिल कंटेंट के लिए, क्लोरोफिल बनने के लिए, तो ये आप ओरली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी भूमि जल ग्रहण क्षमता मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जल ग्रहण क्षमता मतलब कौन सी मिट्टी जो है जल को ज़्यादा ले सकती है, ज़्यादा अवशोषित कर सकती है। तो इसका आंसर होगा आपका चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हर किसी को पता है। सोयाबीन में 20 से लेके 22% तक तेल पाया जाता है और 40 से लेके 45% के बीच में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है। मटर की पर्ण रहित लीफलेस या ट्रेंडिलर किस्म है। मतलब इसमें यह है कि पत्ती जो है पत्ती मॉडिफाई हो जाती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। पत्ती जो है मॉडिफाइड हो जाती है और ट्रेंडिल का रूप ले लेती है, और इसको ये जो अपर्णा वैरायटी है, अपर्णा याद रखिएगा मटर की जो वैरायटी है, इसको HFP4 भी कहते हैं, हरियाणा फील्ड P4, और इसे मुछक्कड़ किस्म भी कहा जाता है। मूछ वाली मतलब जो ट्रेंडिल होती है जो मूछों का फॉर्म ले लेती है, मतलब रेशे एक साइड में जो रेशा निकला रहता है ना वैसा। तो ये आप याद रखिएगा, अपर्णा जो किस्म है हरियाणा फील्ड P4, और ये जो है पर्ण रहित या ट्रेंडिलर किस्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान के खेतों में लेव पडलिंग किया जाता है। लेव या पडलिंग, पडलिंग मतलब उसको प्लेन करते हैं जब बार बार पाटा चला के। तो ये क्यों किया जाता है, इसका कारण क्यों होता है, क्यों किया जाता है। तो इसका
देखिए इसका आंसर होगा जल रिसाव को कम करने के लिए, क्योंकि धान की फसल में आपको पता है कि जल की मात्रा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और कहीं ना कहीं जल का जो रिसाव हो जाता है, इनफिल्ट्रेशन परकोलेशन जो लॉस होता है ये इन गतिविधियों के द्वारा, उसको कम करने के लिए बार बार पडलिंग की व्यवस्था की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जल रिसाव को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद गिडार वाइट ग्रब, वाइट ग्रब जो है ये किस फसल से संबंधित है? तो आप ध्यान रखिएगा, वाइट ग्रब जो है ये मूंगफली का एक मुख्य पेस्ट है। ग्राउंड नट का जो है ये मुख्य पेस्ट है वाइट ग्रब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिल सीसेमम की बुआई के लिए उपयुक्त बीज की मात्रा कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है? तो आप ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा तिल हर किसी ने देखा जिसके लड्डू खाते हैं, तो तिल के बीज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनमें जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है। तो 3 से 4 किलो सफिशिएंट होता है पर हेक्टेयर के लिए तिल के बीज। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं में यूरिया के पर्णी छिड़काव फोलियर एप्लीकेशन, मतलब जैसे अपन खड़ी फसल में जो देते हैं पर्णी छिड़काव करते हैं, उसके लिए कितना सुरक्षित सांद्रण होता है? तो इसके लिए अपन देखते हैं 2 से 3 ppm देते हैं अपन यूरिया, याद रखिएगा 2 से 3 ppm होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित फसलों में मृदा क्षारीयता सॉइल एल्कलिनिटी जो है उसको सर्वाधिक कौन कम करता है? जितनी भी फसल दी हुई है देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, धान जो है पैडी, वो एक ऐसी क्रॉप है जो सॉइल एल्कलिनिटी जो है मृदा क्षारीयता को कम करती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम जीवाणु, वो किस प्रकार के बैक्टीरिया का उदाहरण है? तो ये तो हर कोई जानता है, राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक नेचर का होता है, सहजीवी होता है, सिम्बायोटिक भी बोलते हैं इसको। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, धान में SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक नई तकनीक विकसित की गई है, श्री विधि भी बोलते हैं इसको राइस की। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों श्री विधि के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए कि इसमें जो है सीड रेट बहुत कम लगती है, प्रॉपर स्पेसिंग मतलब स्क्वायर शेप में इसको बोया जाता है, तो इसमें उपज बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें देखिए भूमि क्षेत्र बढ़ाने में ये भी सही है, जल एवं श्रम की बचत हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। फसल की जो प्रोडक्टिविटी है और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों ये हमने देखे कुछ एग्रीकल्चर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे।